सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको एक बार फिर लेके चलेंगे अरुण गावली के गढ़ दगड़ी चाल में। किस्सा है 1991 का, जून का महीना। नया नया बना मुंबई पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड, जिसके मुखिया थे आफ्ताब अहमद खान, ए खान। वही ए खान जिनको आप ज़्यादातर शूट आउट एट लोखंडवाला के किरदार में जानते हैं, लेकिन जो उसके पहले भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। लोखंडवाला एनकाउंटर के पहले जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था ए खान का, वो दगड़ी चाल में हुआ था। बात कुछ ऐसे हुई कि 1990 के दिसंबर में तानिया कोली, जो अरुण गावली का जो शार्प शूटर थे, टॉप के 4-5 उनमें से एक था, उसने शकील लंबू, जो दाऊद का खास आदमी था, उसकी गैर हाजिरी में पाकबोडिया, उनका हेडक्वार्टर जो डी कंपनी का था, उस हेडक्वार्टर की निगरानी करता था और वहाँ से ऑपरेट करता था। उसका बहुत बेरहमी से दिन दहाड़े सब लोगों के सामने कत्ल कर दिया जाता। तो बहुत सनसनी फैलती है शहर में, अंडरवर्ल्ड के सर्कल्स में। कौन आदमी था? एक बार तो ये समझ लिया गया था कि वो कत्ल शायद किसी और ने किया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तानिया कोली का काम था। ये कहानी बताई जाती। तो तानिया कोली के पीछे लगे हुए तो पता चला कि वो जो दुश्मनी दाऊद से हुई थी उस कत्ल के बाद, दाऊद कंपनी के साथ अरुण गावली की, उसको लेके बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। तो खबरियों ने इतला देनी शुरू की अपने अपने सोर्सेस को। कुछ लोगों ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को कुछ बताया, किसी और ने किसी और को कुछ बताया, लेकिन पक्की पुख्ता खबर नहीं आ रही थी। इतनी खबर जरूर लग गई थी मुंबई पुलिस को कि दगड़ी चाल में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही। उसमें सबसे बड़ी जो खबर थी वो एटीएस को मिली, एंटी टेरर स्क्वाड कहा जाता। उसमें एक ऑफिसर थे भानु प्रताप सिंह बर्गे, उनके पास से खबर आई थी। उन्होंने जब अपने सीनियर्स अप्पा कदम एसीपी से बात की, तो उसके बाद बात वो डीसीपी और पटनायक के पास जाती है। वहाँ से करते करते वो एडिशनल सीपी कम एटीएस चीफ ए खान के पास पहुँचती। इस खबर को लेके, इस इंफॉर्मेशन को लेके मीटिंग्स होती हैं, स्ट्रेटजी बनती हैं, तैयारी की जाती है बड़े तरीके से। और पूरी तैयारी के साथ 30 जून 1991 को दगड़ी चाल को घेरा जाता है तकरीबन 250 पुलिस कर्मियों की तरफ से, जिसमें SRPF स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान, शस्त्रधारी, साथ में एटीएस के जवान और कुछ और बाहर के पुलिस स्टेशनों से भी हेल्प ली गई, जो ए खान की जुरिस्डिक्शन में आते थे। तो सब अफसर अचानक दगड़ी चाल पे धावा बोलते। दोपहर के 2 बजे का समय। एक एक घर दगड़ी चाल में, एक एक जगह जिसका इशारा उस खबरी ने किया था, उसकी सर्च की जाती है, तलाशी ली जाती। 2 घंटे तक, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 35-40 पुलिस के ऑफिसर, जवान, SRP वाले तो पूरा एरिया कवर करके खड़े थे कि बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सके, अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सके। लेकिन जो कोर टीम थी वो सर्च कर रही है, लेकिन हथियार कहीं से नहीं मिले।
ना ही कोई अरुण गवली या उसका कोई खास साथीदार मिला। हालांकि ये मशहूर था उस जमाने में कि अरुण गवली और उसके खास साथी सब दगड़ी चाल में ही रहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने छुपने के बहुत से ठिकाने बनाए हुए। ये अफवाहें चलती थी कि अंडरग्राउंड टनल्स हैं, सुरंग बनाई हुई है, अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए हैं, जो बाहर चारों तरफ दगड़ी चाल के बड़ी दीवारें हैं, उनमें से कुछ सीक्रेट आने जाने के रास्ते बनाए हुए हैं। इस किस्म की बातें चलती। अब जब 4 बज गए और इतनी बड़ी छानबीन के बाद भी कोई हथियार नहीं मिला, कोई आदमी नहीं मिला, तो ऑफिसर बहुत शशोपंच में आ जाते। फैसला किया जाता है कि उस खबरी को, जिसको दगड़ी चाल से थोड़ी ही दूर एक सुरक्षित जगह पे पुलिस प्रोटेक्शन में गाड़ी में बिठा के रखा गया होता है, उसको लाया जाए और उससे शिनाख्त करवाई जाए कि हथियार कहाँ है, आदमी कहाँ है। अब उस आदमी को लेके कैसे आए? अगर हम उसको लेके आते हैं तो पूरी चाल उसको पहचान लेगी, उसके टब्बर का, उसकी फैमिली का, खानदान का सत्यानाश हो सकता था। तो एक इमरजेंसी में पुलिस वहाँ पे, क्योंकि उसके साथ ही दगड़ी चाल के साथ छोटे से चौराहे के बाद मुस्लिम आबादी का एरिया शुरू हो जाता है, तो पुलिस वाले अपने सोर्सेज से 2 बुरके मंगवाते हैं। एक और आदमी, पुलिस वाले को कहा जाता है अपनी यूनिफॉर्म उतारो, पतला सा पुलिस वाला, कोई छोटे कद का हल्का सा, उसकी यूनिफॉर्म उतार के उसको भी साथ में लिया जाता है और खबरी को लिया जाता है। दोनों को बुरके पहनाए जाते हैं इस किस्म के, जो उनके पाँव वाँव सबको ढक लें, जूते वगैरह चलते समय नज़र नहीं आए, और उनका जो थोड़ा सा उनको 5, 10, 15 मिनट थोड़ा चलने का एहसास करवाया गया कि आहिस्ता आहिस्ता चलना, तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। कदम जो हैं वो 1-1.5 फीट आगे नहीं बढ़ाना, छोटे छोटे कदम रख के चलना, ताकि ऐसे लगे जैसे कोई औरत चल रही है, जहाँ आपके चलने से चाल वाले ये नहीं पहचान सकें कि ये आदमी हमारे अंदर का है। इन सब प्रिकॉशन लेने से एक बात का खुलासा होता है कि जिस आदमी ने ये खबर दी थी वो दगड़ी चाल का ही रहने वाला था, लेकिन पुलिस उसके आइडेंटिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसको बचाने के लिए बुरके में ढका गया। और जब खबरी होते हैं वो सिर्फ एक होते हैं, 2 खबरी किसी केस के नहीं होते। तो दगड़ी चाल के लोगों को, खासतौर पर अरुण गवली को और उसके बड़े लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 2 खबरी साथ में लिए जाते हैं। पुलिस वाले को बुर्का पहना लिया जाता। 4:30 बजे, 4:45 बजे के करीब ये 2 लोगों को बुर्का पहना के आहिस्ता आहिस्ता चला के पुलिस वाले दगड़ी चाल में अपनी प्रोटेक्शन में लेके आते हैं। और जो असली खबरी था दोनों बुरकों में से एक जो था, जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, जिसका हुलिया किसी ने नहीं देखा, ये दोनों खबरी हाथ पकड़ के चलते हैं और हाथ भी पूरे ढके हुए हैं बुरके के अंदर। जो मेन खबरी था, जिसने पुलिस को बताया था कि हथियार कहाँ है, वो आदमी दूसरे खबरी के साथ एक घर में घुसता है, जिस घर की ऑलरेडी पुलिस वाले 2-3 बार अच्छी तरह तलाशी ले चुके थे। घर क्या था? एक छोटा सा चाल के अंदर जो कमरे होते हैं, एक बड़ा सा कमरा, उसी के अंदर किचन, उसके दूसरी साइड में एक छोटा सा बाथरूम नहाने वहाने के लिए, और जो टॉयलेट शौचालय होता है वो तो बाहर होता। तो उस किस्म के एक कमरे में वो खबरी
बुरके के अंदर छिपा हुआ इंसान वो पुलिस को लेके जाता और उस कमरे में जाके सब घर वालों को बाहर निकाल दिया जाता और वहाँ पे वो आदमी सिर्फ इशारा करता है एक जगह पे, बोलता कुछ नहीं, आवाज़ नहीं निकालता, इशारे से करता है कि यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ मिलेगा। और जहाँ उसने इशारा किया वो जगह थी उस कमरे के अंदर जो किचन का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसके ऊपर गैस स्टोव या रखा हुआ था, उसके नीचे गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। वो इस किस्म का जो किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है छोटा, को बर्तन वगैरह रखे हुए सब इस किस्म। और पुलिस वाले जब उसके इशारे पे वो नीचे पड़ा हुआ उस प्लेटफॉर्म के सिलेंडर उठाते हैं, कुछ पानी के बर्तन भरे हुए रखे हुए थे, उनको उठाते हैं तो उनको फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो बुरके में ये खबरी फिर पुलिस को इशारा करता है अपने तरीके से कि नीचे जो पत्थर है उसको हिला के देखो। और पुलिस वाले जब उस सिल जो नीचे थी एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसको हम टाइल तो हल्की होती है, थोड़ा हैवी पत्थर होता है जिसको सिल कहते हैं, उसको हाथ लगाया तो वो हिलता था, उसको हटाया गया तो हट भी गया अपनी जगह से। और जैसे वो बड़ा पत्थर वहाँ से सिल प्लेटफॉर्म छोटा सा एक पत्थर की शीट वहाँ से हटाई गई तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके नीचे एक तहखाने में जाने का रास्ता था। अब पुलिस वाले अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर ये रास्ता वाकई ये छोटी सी टनल है और इसके अंदर कोई अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ है और लोग अंदर हुए, उनके पास हथियार हुए, गोलियां चलाएंगे तो हमारा जो जवान नीचे उतरेगा वो मर जाएगा। ये रिस्क पुलिस नहीं लेना चाहती थी। सो उन्होंने वहाँ से आवाज़ देनी शुरू की कि हमें आपका पता चल गया है, आप अंदर बैठे हो, जो भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम आपको घुस के गोलियां मारेंगे। और दोस्तों एक एक करके वहाँ से 5-6 लोग बाहर निकलते। उनमें से एक तानिया कोली भी था, वही तानिया कोली जिसकी पुलिस को सबसे बड़ी तलाश थी उस दिन में, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से उसने जो आतंक का टेरर का माहौल शहर में बना के रखा था, पुलिस उससे बहुत परेशान थी। और आने वाला क्या ऑपरेशन था डी कंपनी के खिलाफ, जिसकी तैयारी तानिया कोली कर रहा था अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज बॉस अरुण गवली। तो जैसे ही लोग बाहर निकलते खाली हाथ खड़े करके एक एक करके उस तहखाने से बाहर आते। उसके बाद पुलिस के जवान एंटर करते हैं और जब उस तहखाने की तलाशी ली जाती है तो आप हैरान हो जाओगे कि उसमें से 2 ब्रांड न्यू AK-47 राइफल्स निकली, काफ़ी सारे पिस्टल 9mm के और वेबलेस स्कॉट के रिवाल्वर्स, 1000 राउंड्स बुलेट्स 1000 वो निकली और 7 हैंड ग्रेनेड वो भी वहाँ से निकले उस तहखाने के अंदर से, जो एक घर के किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे से जाता था रास्ता। सो दोस्तों ये बहुत बड़ी कामयाबी थी मुंबई पुलिस की, ATS की, AA खान की, उनके साथ DCP अरूप पटनायक, ACP अप्पा कदम और इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह बरगे। सो इस टीम ने बाकी जवानों के साथ वो सब हथियार जो निकाले वो सीज किए। उनकी तस्वीर आपने देख ली होगी जो साथ साथ इस रिपोर्ट के चल रही है। ये दगड़ी चाल में सबसे बड़ा ऑपरेशन था जहां इतने बड़े हथियार मिले।
इसके पहले भी एक बार मैं जो हम पहले एक रिपोर्ट बनाई थी, आपने देखी होगी, जिस रिपोर्ट में मैं SOS स्क्वाड जो मुंबई पुलिस का था अरविंद इनामदार साहब के समय पे 87 में वो आए थे, 88-89 में एक बार इसी तरह की रेड हुई थी दगड़ी चाल पे, जब मैं उस SOS स्क्वाड के साथ गया था। वो एपिसोड हमने बनाया, आपने देखा। तब उस समय भी यही खबर थी कि वहाँ पे बहुत से हथियार रखे हुए हैं, कोई तहखाना बनाया हुआ है, लेकिन वो तभी SOS को नहीं मिला। अरुण गवली के घर में उनकी कपबोर्ड में से एक कार्बाइन मिली थी और एक फायरिंग रेंज मिली थी उसी जगह के नज़दीक जहाँ से ये कुछ साल के बाद इतना बड़ा जखीरा मिला। फायरिंग रेंज में अपने लोगों को गोली चलाने की प्रैक्टिस दी जाती थी एक बड़े से कमरे के अंदर, जहाँ पे रेत से भरी हुई बोरियां रखी हुई थी, गोलियां रखी हुई थी। वहाँ पे गोलियां चला के प्रैक्टिस करते थे निशाना लगाने की। खैर, तो ये ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ और 6 लोग पकड़े गए। उनमें से एक तस्वीर जो आपने देखी होगी, उसमें राइट साइड से दाएं में जो तीसरा आदमी है दाढ़ी वाला, वो तानिया कोहली है जो उस रेड में पकड़ा गया था। राइट साइड में दाएं में तीसरा आदमी दाढ़ी वाला तानिया कोहली, बाकी अरुण गवली के और जो शार्प शूटर थे जो वहाँ उस तहखाने में छिपे हुए थे हथियारों के साथ। ये दोस्तों असूल था दगड़ी चाल में, जैसे ही पुलिस या कोई और एजेंसी वहाँ एंटर करती थी तो एक उनका इंटरनल वार्निंग सिस्टम था, जो घंटी बज जाती थी और सब लोग अपने अपनी जगह में छिप जाते थे। इसलिए वो घर में जो बंकर बनाया था उसमें बड़े लोग छिप जाते थे। पुलिस को आशा तो ये थी कि अरुण गवली और उसके साथी भी वहाँ होंगे बड़े, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तानिया कोहली सबसे बड़ा कैच था वहाँ पर। ये एक बुरके में एक खबरी जिसकी पहचान आज तक नहीं हो सकी, वो कौन था, और पुलिस की मुस्तैदी देखिए, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ये एक आदमी हो सकता है हमारी चाल का हो, एक आदमी गद्दार निकल गया हो। उन्होंने अपना एक आदमी और साथ में लगा दिया पुलिस वाला, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। कोई अगर एक को कहीं उसके पाँव से या किसी तरीके से पहचान ले तो वो हैरान हो कि दूसरा कौन था, और वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक आदमी होता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ होता है। जब 2 आदमी होते हैं तो वो ध्यान जो है, अटेंशन, कंसंट्रेशन आपकी डाइवर्ट हो जाती। तो पुलिस ने बहुत अच्छा कदम उठाया और ये बात बहुत साल तक छिपी रही थी कि बुरके में जो लोग अंदर गए थे वो कौन थे, या गए थे कि नहीं गए थे। दगड़ी चाल पे रेड हुई, तानिया कोहली और उसके साथी पकड़े गए और हथियार पकड़े गए। ये खबर हर अखबार में छपी, लेकिन वो हथियार और तानिया कोहली कैसे मिले, बुरके में खबरी अंदर कैसे गए, ये बात कभी सामने नहीं आई थी। ये बात बाद में आई जब भानु प्रताप सिंह बर्गे मुंबई से ट्रांसफर होकर पूना में जाते। कुछ सालों के बाद उनकी वहाँ पे रिटायरमेंट होती है। उनके रिटायर होने के बाद जो एक पुलिस वाले पार्टी करते हैं, वहाँ पे कुछ बड़े लोग आते हैं शहर के। ही वॉज अ गुड ऑफिसर, अच्छा रेपुटेशन है। तो वो जो विदायगी समारोह था, उनके रिटायरमेंट का समारोह, जहाँ पे उनको फूल दिए गए, बुके पेश किए गए, उनकी मान सम्मान में भाषण हुए, वहाँ पे उन्होंने ये किस्सा बयान किया अपनी जो 15 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की स्पीच थी। उसके आखिर में उन्होंने जिक्र किया कि मेरी ज़िंदगी में जो बड़े ऑपरेशन किए उनमें से एक बड़ा ऑपरेशन था जो वो दगड़ी चाल में 30 जून 1991 का था।
और उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो लोकल न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर जो वहाँ पे उस फंक्शन को कवर करने गए थे, उसमें उन्होंने खुलासा किया कि कैसे जब हमें कुछ नहीं मिला हम निराश हुए। मेरे सीनियर मुझे बुरा भला बोलने लगे थे कि तुम्हारी खबर गलत निकली, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे इन्फॉर्मर ने मेरी इज्जत बचाई और हमारी खबर सही निकली। लेकिन अपने इन्फॉर्मर को बचाने के लिए हमें उसे बुरके में लेके जाना पड़ा। ये बातें जब उन्होंने बताई तो वो पूरा किस्सा दुनिया के सामने आया कि दगड़ी चाल में इतना बड़ा सीजर कैसे हुआ। सो दोस्तों, ये मुंबई हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस, इनका काम करने का तरीका कैसे करते हैं ये बहुत कमाल का है। शायद इसीलिए पूरे देश भर में शायद मुंबई पुलिस ही ऐसी है कि बाई हुक और बाई क्रुक उन्होंने शहर को अंडरवर्ल्ड से आज़ाद कराया। पिछले 12-13 साल से मुंबई में अंडरवर्ल्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की एंट्री के बाद वो पुराना ज़माना फिर लोगों को शायद याद आने लगा है। लेकिन मुंबई पुलिस कभी किसी नए गैंगस्टर को पनपने नहीं देगी। जितना मैं मुंबई पुलिस को जानता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ। बाकी हमारे देश की जो बाकी स्टेट हैं उनकी पुलिस को भी ऐसे सबक मुंबई पुलिस से सीखने चाहिए कि अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करना है तो किस तरीके से करना होता है। बहुत सी घटनाएं, प्रेसिडेंट्स हैं जिनसे सबक सीखना चाहिए। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।